Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of April 2021. तो 7 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसके अलावा सीसैट का कोर्स भी हमारा चल रहा है, तो जिसको भी लगता है कि उसका सीसैट या करंट अफेयर्स का पार्ट वीक रह गया है फॉर दिस ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और जो एक्स्ट्रा पुश चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, दे कैन ज्वाइन द सीरीज। एंड पुराने सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल द वीडियोस, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे लिंक्स दी हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वैसे लिंक्स जो हैं, दीज आर द लिंक्स, है ना। तो अगर आप चाहें ज्वाइन करना तो TEMSIAS.com/plan इस पे आप जाएंगे जब, तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्विच दिल्ली कैंपेन विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था स्विच दिल्ली कैंपेन। आपको बताने में से मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शंस आर: ए, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन न्यू दिल्ली; बी, टू ट्रांसफॉर्म न्यू दिल्ली फ्रॉम पावर डेफिसिट टू पावर सरप्लस रीजन; C, to replace all existing conventional transformers in the advanced version; या D, none of the above। पॉज कर लीजिए, आप आंसर करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन का। तो स्विच दिल्ली कैंपेन जो लाया गया था दिल्ली में, वो लाया गया था फॉर ए, दैट इज टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन द न्यू दिल्ली। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेजर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन, सेकंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड इज पर्टिकुलेट मैटर। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं फ्रॉम अ कोल फायर्ड पावर प्लांट। ऑप्शंस आर 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर। आंसर करिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और देखिएगा बाद में कि सही है कि नहीं। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1, 2 and 3, तीनों ही पॉल्यूटेंट्स हैं फ्रॉम द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एन आरबीआई अपॉइंटेड कमिटी लेड बाय रघुराम राजन इन 2013 रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ए, यानी कि 1 ओनली। क्यों? क्योंकि ये तो सही है कि 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दूसरा गलत है। ये अर्जित पटेल कमेटी थी, ना कि रघुराम राजन कमेटी। सो दैट इज द थिंग विच इज रॉन्ग हेयर। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, पहला करेक्ट है। ए विल बी द आंसर, 1 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। लेट्स सी टुडेज मैप ऑफ द डे। जो आज का मैप मैंने लिया है वो आइलैंड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन है, क्योंकि मैंने इसके पहले मैं आपको पैसिफिक का करा दिया था, जिसमें माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलिनेशिया के कराया था। कल मैंने आपको करा दिया था जो भी इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे, और आज अपन कर लेंगे अटलांटिक ओशन के। अटलांटिक में भी बहुत फेमस कुछ आइलैंड्स हैं, नॉर्थ टू साउथ का प्रॉपर ऑर्डर बनता है, इसलिए कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अटलांटिक ओशन है कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा अफ्रीका वाला पार्ट दिख रहा है, ये अफ्रीका है। इधर साउथ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर यूरोप का नॉर्थ स्वीडन नॉर्वे वाला पार्ट, स्कैंडिनेविया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये जो ओशन पड़ता है, ये पड़ता है आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है ना। इधर अफ्रीका है, इधर साउथ अमेरिका है, तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ऊपर नॉर्थ अमेरिका और आपका यूरोप वाला पार्ट, इसके बीच में जो ओशन पड़ता है उसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन में जो मेजर आइलैंड्स हैं, अगर हम देखें तो स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से। तो सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा एक आइलैंड एक दिख रहा होगा कॉन्टिनेंट टाइप का ही, पूरा बहुत बड़ा पार्ट है ग्रीनलैंड का, दैट इज अ ग्रीनलैंड पार्ट, ओके। ग्रीनलैंड है, और इधर साइड आपका ये आपका जो स्कैंडिनेविया वाला पार्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला पार्ट है, दिस इज द स्कैंडिनेवियन पार्ट। और इधर साइड फिर आपका आइसलैंड वाला पार्ट आता है, देन दिस इज द आइसलैंड, ठीक है ना। आइसलैंड में अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पे एक दो आइलैंड ग्रुप और आपको मिलेंगे, जिसमें सर्टसी और हीमे हीमे नाम के दो हैं। सर्टसी और हीमे नाम के दो आइलैंड ग्रुप हैं यहाँ पे आइसलैंड के पास, ठीक है। नीचे अगर आप देखो तो एक बहुत फेमस आइलैंड आता है, अजोर्स आइलैंड। दिस इज वेरी वेरी फेमस, इसको याद रखिएगा, अजोर्स याद रखिएगा। अजोर्स, अजोर्स आइलैंड है, ये आपका दिख रहा है ना, ये
है। फिर आइस के नीचे आपका कैनरी आइलैंड है, यहाँ पे कैनरी आइलैंड, तो अजोर्स नॉर्थ में है, फिर उसके नीचे कैनरी आता है, फिर कैनरी के नीचे केप वर्डी आइलैंड्स आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑर्डर में देखो, ए और सी, फिर ACC, है ना। पहले एन आता है देखो, तो कैनरी पहले आ जाएगा और पी बाद में आता है, तो केप वर्डी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि बिल्कुल ऑर्डर में है। ए वाला पहले आएगा अजोर्स, फिर CC है, तो CC में पहले कौन आएगा, तो जिसमें ए दोनों का सेम हो गया, N और P हो गया। फिर अंतर कहाँ पे, ANP, तो N पहले आता है तो कैनरी पहले आ जाएगा, और P बाद में आ जाता है तो केप वर्डी बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, अजोर्स, कैनरी आइलैंड्स एंड केप वर्डी। अब कैनरी के पास एक कैनरी करंट भी है, कोल्ड करंट आता है, कोल्ड ओशनिक करंट, जिसको हम कैनरी करंट्स बोलते हैं, अफ्रीका में ही है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बहुत फेमस फिर ग्रुप आता है जिसको सेंट पीटर एंड सेंट पॉल रॉक्स बोलते हैं, सेंट पीटर एंड सेंट पॉल रॉक, तो ये बिल्कुल ऑर्डर में है, ACCS, ठीक है ना। फिर एक याद रख सकते हैं, दिस इज द ऑर्डर जो नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, मतलब कि इक्वेटर के ऊपर वाला, ऊपर की कहानी है, ACCS, यानी कि आपका अजोर्स, देन कैनरी, देन केप वर्डी, एंड देन सेंट पीटर एंड सेंट पॉल रॉक्स, ठीक है ना। फिर नीचे अगर हम देखें सदर्न हेमिस्फेयर वाली पार्ट में, तो यहाँ पे अफ्रीका के और यहाँ साउथ अमेरिका के बीच में असेंशन आइलैंड, वेरी वेरी फेमस, असेंशन आइलैंड काफ़ी फेमस है, इसको याद रखिएगा। देन सेंट हेलेना भी बहुत फेमस है, सेंट हेलेना, असेंशन, फिर उसके नीचे सेंट हेलेना, एंड उसके नीचे त्रिस्तान दी कुन्हा, ये भी यहाँ पे रहती है, AST है, देखो यहाँ पे असेंशन आइलैंड, सेंट हेलेना, S से स्टार्ट होता है, और T से फिर त्रिस्तान दा कुन्हा, ये भी स्टार्ट होता है, तो त्रिस्तान दा कुन्हा हो गया। फिर गफ आइलैंड और बोवे आइलैंड, ये भी आप याद रख सकते हैं कि फिर गफ आइलैंड और बोवे आइलैंड है। तो अगर आपको ऑर्डर पूछता है तो उसको याद रखना है ASTGB, ठीक है ना, याद रखिएगा। असेंशन आइलैंड, सेंट हेलेना, त्रिस्तान दा कुन्हा एंड गफ आइलैंड, एंड देन आपका B से बोवे आइलैंड, ठीक है ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। ऑर्डर मैंने आपको नॉर्थ टू साउथ बता दिया, साउथ टू नॉर्थ आपको ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ का। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, एंड क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्म में, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। अगर डायरेक्टली पूछ लिया कि असेंशन आइलैंड कौन से ओशन में, तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो अटलांटिक ओशन में, सेंट हेलेना, त्रिस्तान दा कुन्हा कहाँ पर है, तो ये फेमस चीज़ें हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए, है ना। आई थिंक जो हम कंटेंट बना रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल इन द यूट्यूब, है ना। मैंने कई न्यूज़ एनालिसिस और सारी चीज़ें सुन ली है, बट आई थिंक, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक दैट आवर कंटेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल इन द यूट्यूब। सो आई थिंक वी डिजर्व समथिंग फॉर दैट, एंड आप उसको जरूर शेयर किया करिए, एंड वी एटलीस्ट डिजर्व रिस्पेक्ट फॉर दिस। सो स्टार्ट करते हैं आगे, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। तो फ्रंट पेज में जो न्यूज़ है वो है, जस्टिस रामना विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 24 अप्रैल को ये चार्ज लेंगे। जस्टिस NV रामना, ही विल बी द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखेगा, ही विल बी द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जैसे हैं जो प्रेसिडेंट है वो दिलाएंगे, है ना, प्रेसिडेंट ही इसको आपको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस थिंग, एंड जस्टिस रामना विल बी द 48th इन नंबर। आगे मूव करते हैं, विजिलेंस ऑफिसर्स टू बी ट्रांसफर्ड एवरी 3 years। अब हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने क्या किया है, इट हैज़ मॉडिफाइड द गाइडलाइंस pertaining to the transfer and posting of officials in the vigilance units of government organization। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो विजिलेंस यूनिट्स हैं उनमें जो मतलब विजिलेंस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस को चेंज किया गया है। मतलब कि दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर टेन्योर टू 3 years एट वन प्लेस, उनके टेन्योर को 3 years एट वन प्लेस, मतलब कि एक जगह पे वो 3 साल तक ही रह सकते हैं। एंड द टेन्योर मे बी एक्सटेंडेड टू 3 years मोर, 3 साल और उसके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी जगह पे या दूसरी पोस्टिंग पे। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम 6 years एंड 3 years एट वन प्लेस, मैक्सिमम 6 years बट 3 years एट वन प्लेस। तो 3 सालों के बाद उनकी पोस्टिंग चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब उन्होंने इसका रीज़न क्या दिया कि CVC हैज सेड दैट अनड्यू लॉन्ग स्टे ऑफ एन ऑफिशियल इन द विजिलेंस डिपार्टमेंट हैड द पोटेंशियल टू डेवलपिंग वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब कि अगर किसी एक ऑफिसर को हम एक ही जगह बहुत दिनों तक रखते हैं तो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, मतलब कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है, और फिर ऐसे में वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपने काम को नहीं कर पाता है, ठीक है ना। एंड फिर अननेसेसरी कंप्लेंट्स आने लगती हैं, एलिगेशंस आने लगते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए व्हाट दे आर प्लानिंग इज दैट कि एक जगह पे एक जो
विजिलेंस का ऑफिसर रहेगा वो केवल 3 सालों तक ही रहेगा, एंड 3 सालों तक फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसके टेन्योर को, लेकिन दैट विल बी एट द डिफरेंट प्लेस। तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी था। नाउ सपोज इन्होंने बोला कि जैसे जो लोग बहुत दिनों से हैं, 4 साल से हैं, 5 साल से हैं, उनको प्रायोरिटी में पहले शिफ्ट करना ज़रूरी है। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग जैसे मान लो 3 साल से ज़्यादा कर लिया तो दूसरी जगह पे जब उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो केवल रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेंगे, मतलब 3 साल में जो बचा हुआ पीरियड है केवल उसके लिए ही वहाँ पे वो रहेंगे। तो दिस इज़ द चेंज इन द गाइडलाइंस बाय द CVC दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड, इसको आपको याद रखना। आगे मूव करते हैं। कोर्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ अ 24 वीक प्रेगनेंसी ड्यू टू फीटल एबनॉर्मेलिटी। अब ये दिल्ली का केस है, लेकिन मैंने इसको आपको इसलिए बता दें क्योंकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या अबॉर्शन के लॉज इंडिया में है। तो इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, एक्चुअली में देयर इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और ये एक्ट है 1971 का। 1971 का ये एक्ट है। अभी रिसेंटली इसमें चेंज हो गया था और इसकी सीलिंग जो है वो 20 वीक्स तक कर दी गई कि 20 वीक्स तक आप अबॉर्ट कर सकते हैं, है ना। और बियॉन्ड 20 वीक्स देर इज़ अ केस, उन्होंने केस बाय केस बेसिस पे कहा है कि 20 वीक्स के बाद जो है वो आपका एक बोर्ड बैठेगा, उस बोर्ड के सामने वो डिसीजन लिया जाएगा कि फीटस एबनॉर्मल है या नहीं है, ये क्या है कि नहीं। मतलब स्टैट्यूटरी तो वो मतलब कि कहना चाहिए कि इम्परमिसिबल है, लेकिन अब दिल्ली में ये जो केस आया था इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स लिए गए। तो उन्होंने, जिसने प्ली किया था उसने ये कहा था कि 1971 के टाइम पे ज़रूर ये नियम हो सकता था कि आप पहले टर्मिनेट करें उसके बाद में आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन सिंस अभी अगर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना ज़्यादा है कि आप प्रिसाइसली बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम बच्चे को है, क्या प्रॉब्लम फीटस को है, क्या नहीं है, तो आज के टाइम पे जब चाहे तब अबॉर्ट करने का परमिशन होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट हैज़ बीन मेड बाय दी कंप्लेनेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एडिटोरियल 1 जो है स्टैम्प आउट द कैंकर थ्रॉटलिंग डेमोक्रेसी। अब ये जो आर्टिकल है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में हाईलाइट किया गया ऑथर द्वारा, इंडिया में जो चल रही हैं प्रेजेंटली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उनके बारे में। सबसे पहले ऑथर ने कहा कोविड-19 जब आया तो इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सुनामी हमने देखी, एक तरीके से इकोनॉमिक सुनामी तो आई थी, अपहीवल्स हो गए, डिसलोकेटिंग अफेक्टिंग एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि लगभग कोविड ने कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जिसको इफेक्ट ना किया हो, ठीक है ना। एकम्पनिंग हेल्थ क्राइसिस तो था ही अपने आप में, ये अपने आप में एक हेल्थ क्राइसिस तो था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, सोशल क्राइसिस था, ठीक है ना। इट हैज़ नॉट स्पेयर्ड एनी नेशन एंड फोस्टरिंग ऑफ अ क्राइसिस मेंटालिटी, मतलब कि इसने किसी भी नेशन को छोड़ा भी नहीं। तो अगर आपसे कभी लिखने के लिए है कि इकोनॉमिक आपका कोविड क्या था, तो कोविड वॉज ए इकोनॉमिक क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, एक हेल्थ क्राइसिस था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था और एक सोशल क्राइसिस था। एक सोशल क्राइसिस में जैसे एजुकेशन के लिए क्राइसिस था, जॉब्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, लेबर्स के लिए, इनके लिए क्राइसिस था ही, है ना। ये सारी चीज़ आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जैसे ये जो कोविड का टाइम था इसमें डिसइंफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शंस, ये भी इन्फोडेमिक एक टर्म मैंने आपको बताया था, इन्फोडेमिक मतलब इन्फॉर्मेशन का भी एक डिसइंफॉर्मेशन का भी एक एरा आया, डिसइंफॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन का भी एक एरा आया, है ना। और कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी ज़्यादा देखा, इन्फोडेमिक भी काफ़ी ज़्यादा देखा, है ना, डिसइंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा देखा, डिस्टॉर्शंस काफ़ी ज़्यादा देखे, ठीक है। एंड इसके कंसिक्वेंसेज भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, अभी भी इसके कंसिक्वेंसेज फुल्ली नहीं देखे हैं हमने, नियर फ्यूचर में वो भी दिख जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि बहुत सारे और पिलर्स हैं जो कि अंडर थ्रेट हैं इंडिया में। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि चाहे वो एक यूटी का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो, चाहे एक छोटी सी मतलब कहना चाहिए कि नगर निगम के पार्षदी के चुनाव भी है ना, तो वो भी इतने ज़्यादा लोगों ने अपने ईगो पे ले लिया कि उसको जीतना ही ज़रूरी है, चाहे इसमें कितना भी मनी पावर यूज़ हो, कितना भी मसल पावर यूज़ हो, लेकिन दे हैव मतलब कि मेड इट अ पॉइंट ऑफ देयर ईगो टू विन ईच एंड एवरी इलेक्शन। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा अब्यूजेस देखने को मिल रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ मनी, अब्यूज़ ऑफ मसल पावर, ठीक है ना। तो बेसिकली इशूज़ को अब कोई नहीं देख रहा, दे आर सीइंग द पर्सनैलिटीज़। ऑथर ने कहा है कि दिक्कत ये है कि दे आर नॉट सीइंग द इशूज़, ये इशूज़ पे बात ही नहीं कर रहे, दे आर सीइंग द पर्सनैलिटीज़ कि भाई चुनाव लड़ कौन रहा है या किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सो दे आर सीइंग द पर्सनैलिटीज़ एंड दे आर नॉट सीइंग द इशूज़। तो इस कारण से क्या है कि मनी मसल और ये पर्सनैलिटी, मनी मसल एंड पर्सनैलिटी कल्ट के कारण जो इलेक्शंस हैं, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस
इलेक्शंस माने जाते थे, दैट वाज द बैकबोन ऑफ दिस डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी की बैकबोन अगर देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। लेकिन सिंस इतना ज़्यादा मनी मसल और ये पावर यूज़ होने लगा है कि आप इलेक्शंस को यही नहीं बोल सकते कि ये फ्री इलेक्शंस थे भी या नहीं थे, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज़ द इशू दैट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। एंड द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज़ बीन थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ दिस। फिर हमने देखा है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था कई स्टेट्स में वो भी कोलैप्स कर गया है ना। फॉर एग्जांपल मुंबई का एग्जांपल अब ऑथर ने लिया है, जिसमें उन्होंने पुलिसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बताया कि पुलिसिंग और गवर्नेंस कितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड चल रहा है। सचिन वजे का केस इन्होंने उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन था जहाँ के पास जिलेटिन स्टिक्स देखने को मिले, है ना। अबैंडन थे, बिना किसी मतलब कि ब्लास्टिंग फिनॉम मैकेनिज्म के थे, मतलब कि क्यों रखा गया था ये भी किसी को क्लियर नहीं हो पाया है। एंड इन द सिटी लाइक मुंबई दिस इज हैपनिंग, ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। ऑथर ने कहा कि ये जो इवेंट है ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्लॉट की तरह है, एक काफ़ी ज़्यादा निशान की तरह है जो कि लग गया ऑन द पुलिसिंग ऑल्सो, एंड इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ वॉट इज मीन द करंट रियलिटी। ऑथर ने कहा कि ये करंट रियलिटी का केवल एक टिप है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है कहना चाहिए, और ज़्यादा सिस्टम जो है वो डिटेरियोरेट हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। ऑथर वही कह रहे हैं कि आप देखो, अब आप क्या बोलोगे कि हमको पुलिस सिस्टम रिफॉर्म कर देना चाहिए, पूरा एक कमेटी बनानी चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि दैट इज़ अनदर रेसिपी फॉर अनदर डिजास्टर टू कम, है ना। इसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड एन इनफॉर्मल अलायंस ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। यू नीड वॉट, यू नीड इनफॉर्मल अलायंस ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस irrespective of ideology or interest, to the exclusion of activists of every hue, business titans and politicians, which should come together to coalesce into a mighty stream of public spirited action and activity. तो public spirited action and activity आपको चाहिए. What you need is that, what you need is public spirited action and activity. You need public spirited action and activity, है ना। आपको खुद का कोलिशन बनाना पड़ेगा, आपको अपने जो सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स ग्रुप हैं, इन सबको मिल करके, इनके साथ जो प्रो डेमोक्रेसी कैंपेनर्स हैं उनके साथ मिल करके एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और पब्लिक स्पिरिटेड एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, तब जा करके ये गवर्नेंस के सिस्टम सुधरेंगे। अगला आर्टिकल है रीवर्किंग द नेट जीरो फॉर क्लाइमेट जस्टिस। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, ये आर्टिकल लिखा गया है रिसेंटली, जो एक होड़ लगी है कि कब हम अपना पीक ला लेंगे, कब हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो कंट्रीज करने लगी ना, जैसे यूरोप ने बोला कि हम 2050 तक हो जाएंगे, चाइना ने बोल दिया हम 2060 तक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो होड़ लगी हुई है कि कार्बन न्यूट्रल बनने की, उसके ऊपर एक आर्टिकल ऑथर ने ये लिखा है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि 2015 में आपका पेरिस क्लाइमेट डील होता है, जिसमें आप पेरिस क्लाइमेट डील होता है, और 2015 से 2030 के लिए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए जाते हैं, SDGs बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज तो ठीक है, लेकिन आपको क्लाइमेट जस्टिस भी करना है। यू हैव टू डू क्लाइमेट जस्टिस एज वेल। अब क्लाइमेट जस्टिस की बात क्यों ऑथर कह रहा है, क्योंकि ऑथर ने ये बोला कि जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या कर लिया, वो उन्होंने अपना पूरा फुल फ्लेश डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है ना। उन्होंने अपने जी भर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला लिया, जी भर के उन्होंने फैक्ट्रीज बनवा ली, जी भर के उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करा ली, जी भर के उन्होंने थर्मल पावर प्लांट चला लिए। इसके बाद अब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, जिनका अभी पीक आना चाहिए था, जिनको अभी डेवलप करने के लिए टाइम मिलना चाहिए था। सो देयर इज़ नॉट दिस बैलेंस हैज़ बीन डिस्टर्ब। कुल मिलाकर के ऑथर का कहना है कि ये बैलेंस जो है ना, ये डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना। अब ठीक है, इट इज़ बीइंग अपसेट फॉर एक कॉमन टारगेट बनाने की होड़ में आपने क्या किया है, बैलेंस बिगाड़ दिया है। वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। देखो, वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी ये फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, वन शू फिट्स ऑल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि इंडिया जो कि केवल मतलब बहुत कम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है, वो डेवलपमेंट ना करे, अब वो सस्टेनेबल चली जाए, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया भी तो अपना भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेगा, इंडिया भी तो अपना। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि जो ये इनइक्वालिटी आ गई है क्लाइमेट जस्टिस में भी, जो ये क्लाइमेट ट्रीटी जो है ये एक इनइक्वालिटी से भरी हुई ट्रीटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, इंडिया जो है केवल 3% कम, मतलब कि देखो, आप इंडिया को बोलते तो कि टॉप 4 एमिटर्स में आता है, इंडिया टॉप 4 एमिटर्स में आता है, इंडिया टॉप 4 एमिटर्स में आता है। बट यूएसए जहाँ पे 26% एमिट करता है, वहाँ पे इंडिया केवल 3% एमिट करता है, ठीक है ना। 13% चाइना करता है। तो आप कंपैरिजन भी क्यों कर रहे हो भाई? टॉप 3 ऐसा थोड़ी कि 1% पे अगर
टॉप 3 में आ जाएंगे तो हम खुद सबसे पहले अमेरिका की बराबरी करने लगे। भाई अमेरिका ने 26% एमिट किया है, चाइना ने कहीं 13% एमिट किया है, तब जाके हमने 3% एमिट किया है, तो हमको और मिलना चाहिए। और अगर पर कैपिटा की बात कर देंगे आप तो हम और कम आ जाएंगे, मतलब हम बहुत पीछे हो जाएंगे पर कैपिटा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना। आपको वो भी मेक श्योर करना चाहिए। तो ये जो ट्रीटी थी ये एक इनइक्वालिटी से भरी हुई ट्रीटी है, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है ना। एंड अगर आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा है कि रिचेस्ट 1% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इट एमिट्स मोर देन 2 टाइम्स द एमिशन ऑफ द बॉटम 50%, ठीक है ना। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से भरी हुई है, पर कैपिटा हमारा कंजम्पशन और भी कम है, विच इज़ मच लेस देन यूएसए एंड दैट ऑफ चाइना। हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है यूएसए चाइना से बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक आपको डेडलाइन दे दें कि कब हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे एंड ऑल, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज नॉट क्लाइमेट जस्टिस। यहाँ पे ऑथर ने फिर ये भी कहा कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना खुद एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है ना। और नेट जीरो एमिशन करने के लिए आप बोलते रहो, लेकिन इंडिया में भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है। अगर एक फील्ड होती तो बात चलो अलग है, लेकिन हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना ही नहीं है प्रॉपर। अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरली साउंड कंट्री नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मार्केट की बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे प्रोडक्शन की बात हो, चाहे कंजम्पशन की बात हो, चाहे लाइफस्टाइल की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो। दूसरा चीज़ ऑथर ने कहा है कि जो एमिशन है दैट इज मतलब कि जो ये हम कोई सब्सटीट्यूट नहीं है स्टील्स का, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर स्टील एज ऑफ नाउ, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ कहना चाहिए अभी तो कोल का भी सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे इंडिया में, है ना। कहना चाहिए भी प्रॉपर अभी तो हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या फुल्ली रिन्यूएबल है? नहीं है, अभी इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। 40% ही रिन्यूएबल हो सकते हैं ना, यही ना हमने बोला कि 40% जो प्रोडक्शन होगा हम रिन्यूएबल से करेंगे। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि ऐसा कोई इसका सब्सटीट्यूट भी नहीं है। तीसरा ये भी आपको देखना है कि जो ये आपकी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया कंट्री हो गई, तो हमारे यहाँ भी यंग पॉपुलेशन है, डेवलपमेंट हमारे यहाँ लेट हुआ है, तो एमिशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, और हम तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी या ट्रैजेक्टरी चेंज नहीं कर सकते टुवर्ड्स कहना चाहिए कि हम टुवर्ड्स ऐसा मूव करने के नहीं हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे कल से, हम अपनी सारी फैक्ट्रीज बंद कर देंगे। हमारे यहाँ में जॉब की कमी है, हमें भी जॉब देनी है अभी, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। फिर ऑथर ने कहा है कोल का यूज़ अगर हम देखें इंडिया में तो बहुत, अभी देखो कोल अगर वैसे पोल्यूशन के मामले में देखो, क्लाइमेट चेंज के मामले में देखो, तो ग्लोबल एनर्जी यूज़ का कोल जो है क्वार्टर यूज़ करता है, लेकिन इंडिया में रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी भी हम 1/10 यूज़ कर रहे हैं यूएस का। यूएस आज भी इंडिया से ज़्यादा कोल यूज़ करता है, जबकि यूएस की पॉपुलेशन इंडिया की कहीं सामने नहीं लगती है, तो भी यूएस ज़्यादा कोल यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और अब बात क्या की जाती है कि इंडिया एलिमिनेट कर दे यूज़ ऑफ कोल एंड ऑयल, इंडिया जो है वो रिन्यूएबल की तरफ चला जाए, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ जाए। और अगर जाना भी है तो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कौन करेगा? हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ करेंगे। हमको जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा वो कौन देगा? वो हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ देनी चाहिए। तो नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग योर एंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज दैट कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप मनी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। सो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट राइट, एंड इसीलिए ऑथर ने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको वेरीफाइबल मेजर्स बनाने चाहिए, और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर आप नहीं टाइम दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए, देन आपको मनी ट्रांसफर करना चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, तब जाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंट्रीज भी वही करें जैसा कि आप चाहते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। अगेन यू कैन मूव विद मी, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीजिंग होल्ड्स एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रिल्स नियर ताइवान। तो बीजिंग ने क्या किया, एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रिल्स की हैं नियर द ताइवान। ताइवान का केस मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, जो वन चाइना प्रिंसिपल है, वन चाइना पॉलिसी है, ये आप अच्छे से एक बार देख लेना फिर से वन चाइना प्रिंसिपल क्या है। चलो कमेंट सेक्शन में आज आपको लिख के बताओ मुझे वन चाइना प्रिंसिपल या वन चाइना पॉलिसी क्या है। अब जो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, उसका नाम है लियाओनिंग। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले यूपीएससी कि लियाओनिंग क्या है, तो याद रखिएगा एयरक्राफ्ट कैरियर है कहाँ का, ये चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे ताइवान में जाकर के कर रहा है। यूक्रेन अर्जेस नेटो टू स्पीड अप द मेंबरशिप। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नाटो शुड स्पीड अप इट्स कंट्रीज मेंबरशिप इन अलायंस, ठीक है ना। मतलब कि यूक्रेन की मेंबरशिप नाटो में लाने के लिए स्पीड अप करना चाहिए। थोड़ा नेटो के बारे में आपको बता दूं कि नेटो जो है उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है, इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको कि वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इट वाज आल्सो नोन एज द वॉशिंगटन ट्रीटी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा
जाता है 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को ये बना था, 4 अप्रैल 1949 को बना था। और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो जब ये बना था स्टार्टिंग में तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बना था अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अभी इसकी मेंबरशिप अगर देखें तो 30 हो गई है, एट प्रेजेंट द करंट मेंबरशिप इज 30। और जो आपका नॉर्थ मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया इज द 30th मेंबर। 29th मेंबर था इसका मॉन्टीनीग्रो, याद रखिएगा, मॉन्टीनीग्रो वाज द 29th मेंबर, 2017 में बना था। और 30th मेंबर इसका जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि आपका 2020 में बना है, 2020 में आपका इसका बना है 30th मेंबर, है ना, 27 मार्च 2020 आपका नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसको कि पहले अपन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया भी कहते थे, अब वो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कहलाता है। 30th मेंबर बना है नेटो का, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसने कि पहले नेटो मिलिट्री कमांड से मतलब कि विड्रॉ कर लिया था, लेकिन 2009 में फिर से नेटो की मिलिट्री कमांड में वो इंक्लूड हो गया। मेंबरशिप हमेशा थी लेकिन मिलिट्री कमांड से बाहर हो गया था, बाद में दोबारा आ गया। नाबार्ड सेज बैलेंस शीट ग्रू 24%। अब नाबार्ड ने कहा कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो ग्रो करी है बाय 24%। नाबार्ड की अगर बात करें तो डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री, कंट्री के रूरल सेक्टर में फोकस करता है। एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब देखो नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता है फार्मर्स को, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मर्स को लोन देता है, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, वो नीचे के रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, और वो जो रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो फिर लोन देते हैं आपके फार्मर्स को। इसलिए नाबार्ड जो है वो आरबीआई की तरह काम करता है एक तरीके से। नाबार्ड याद रखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में आरबीआई की तरह काम करता है नाबार्ड, ठीक है ना। और ये बना किस में था, नाबार्ड एक्ट आया था बेसिकली आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट आया था 1981 में। उस एक्ट के तहत 1982 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो ये, इसलिए एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नाबार्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एंड ये एक तरीके से आरबीआई की तरह काम करता है इन द रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में आरबीआई की तरह काम करता है। सो यहाँ पे आपको बता दिया। एवरेज स्पॉट प्राइस, स्पॉट पावर प्राइस आई एट IEX जम्प्स 65%। IEX क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब जैसे पावर सेक्टर है ना, तो वैसे ही पावर जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, तो ये पावर, इलेक्ट्रिसिटी और REC का स्टॉक मार्केट ही है, तो इसको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में, और दूसरा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी है, PXIL भी है। तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, और दूसरा आपका पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। एंड दीज आर द टू पावर बोर्सेज इन द कंट्री विच आर इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ RECs एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और REC की ट्रेडिंग करने का काम करते हैं बेसिकली। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और आपका PXIL यानी कि पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो दो बॉडीज हैं ये काम क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का, और REC क्या है आपका, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग का। और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट वेडनेसडे, एवरी मंथ के लास्ट वेडनेसडे को वो ट्रेड किया जाता है, एवरी वेडनेसडे, एवरी लास्ट वेडनेसडे ऑफ द एवरी मंथ, लास्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ ये ट्रेड किया जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का काम है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, और उसमें ये रोड मैप दिया गया है इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। REC उसी के अंतर्गत आता है, REC क्या है, उसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स उसी के तहत है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए कंट्री में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ डू शेयर द न्यूज़पेपर एनालिसिस विद अदर्स एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।